Okay. So the heading of chapter is Fundamentals of Partnership. Fundamentals of Partnership. Now I can't tell you chapter wise weightage, but there is one thing confirmed कि अगर पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है, आप देखिए ज़रा 36 मार्क्स का है, तो पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप्स के अंदर. सो 36 बाय 5, एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का तो हो ही गया इनडायरेक्टली. ठीक है, यानी पार्टनरशिप का हर टॉपिक आप एवरेज में 7 मार्क्स का मान के चलिए. ठीक है, अब वो 7 का डिवीजन 6+1 हो सकता है, 3+4 हो सकता है, 3+3+1 हो सकता है, डिपेंड्स. ठीक है, अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल्स का मतलब क्या हो गया? बेसिक्स. ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फाउंडेशन ले करेगा आने वाले टॉपिक्स के लिए. जैसे आप मुझे बताओ क्लास 11th के फंडामेंटल टॉपिक्स क्या क्या थे? बेसिक टर्म्स पहले तो था, उसके बाद जर्नल और लेजर, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. उसके बाद तो फिर सारी अकाउंट्स अपना आप समझ में आना शुरू हो गई थी. ठीक है, तो ऐसे ही पार्टनरशिप के लिए भी ये जो टॉपिक है फंडामेंटल्स, उसके बाद के जो 2 टॉपिक्स हमारे और हैं, गुडविल एंड चेंज इन रेशियो, वो आपका बेस ले करेंगे आने वाले 3 चैप्टर्स के लिए. तो यहाँ पे 3 है बेसिक चैप्टर्स और 3 है एडवांस चैप्टर. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने 6 कर रखे हैं, रेफरेंस में आप 5 मिलेंगे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3 बेसिक और 3 एडवांस्ड. तो ये जो पहला वाला हमारा मॉड्यूल है वो किसके लिए? बेसिक के लिए. अगला वाला मॉड्यूल किसके लिए होगा? एडवांस के लिए होगा. राइट, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. पार्टनरशिप एंड आई वांट माय क्लास टू बी इंटरैक्टिव. मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा. देखो 11th में पूछने का मतलब था नहीं, आपको पता ही नहीं था, बट नाउ तो यू नो वेरी मच ऑफ इट ना. आई कैन आस्क यू कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो इन क्लास 11th द एंटायर ईयर आपने जो भी अकाउंट्स पढ़ी थी वो कौन से बिजनेस फॉर्म के लिए पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटर्स. वेरी गुड. तो उसका मतलब क्या होता है? एक सिंगल पर्सन बिजनेस की एक्टिविटीज में एंगेज होता है. क्या सिंगल पर्सन का मतलब ये है कि उसके साथ में कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता, या हो सकता है? हो सकता है. बेटा, कई लोग को प्रॉब्लम ही होती है समझने में कि सर सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि एक ही इंसान काम करेगा. अरे भैया, ऐसा नहीं है. सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि बिजनेस का ओनरशिप एक ही के हाथ में होगा. ठीक है, आप सबने शार्क टैंक देखा होगा डेफिनेटली, कोई ना कोई एपिसोड या कभी ना कभी ऐसे यूट्यूब पे या कहीं ऐसे देख लिया होगा शार्क टैंक. तो उसमें जब लोग पिच करने के लिए आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार तो एक सिंगल पर्सन ही आता है और बहुत बार 3-4 लोग आते हैं. तो जब सिंगल पर्सन आता है तो वो ये बोलता है कि 100% इक्विटी मेरी है. बोलता है ऐसा. यानी कहने का मतलब ये है कि अभी उस बिजनेस का 100% अधिकार उस पर्सन के पास में है. अब जब वो पिच कर रहा है जजेस को, तो ये बोलता है कि मैं आपको 3% इक्विटी ऑफर कर रहा हूँ और मुझे बदले में इतना पैसा चाहिए. यानी कि वो अपना शेयर या हिस्सा किसी को बेच रहा है. राइट. अब जो 3-4 लोग आते हैं पिच करने के लिए, तो वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि देखिए मेरा हिस्सा 75% है, ये पर्सन ये वाला काम कर रहा है उसका 20% है, फिर बाकी का जो है 5-5% है बाकी दोनों का. सुना होगा ना आपने ये सब चीज़ें. तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन आई टॉक अबाउट द सोल ओनर्स, इट मीन्स दैट पूरे धंधे का एक ही मालिक है. ठीक है, तो जब एक ही मालिक होगा तो क्या कोई और लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट वो मालिक नहीं होंगे. वो कौन होंगे? एम्प्लॉयज या स्टाफ. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है स्टाफ में और मालिक में? मालिक को मिलते हैं प्रॉफिट्स, स्टाफ को क्या मिलती है? सैलरी. ठीक है, मालिक के पास डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं, तो किसके पास नहीं होते? स्टाफ के पास में नहीं होते. स्टाफ को रिस्क बियर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको तो फिक्स पेमेंट मिल रहा है किस फॉर्म में? सैलरी के फॉर्म में. बट ओनर को अनलिमिटेड रिस्क बियर करना पड़ेगा. और अगर हम बात कर रहे हैं सोल ओनर्स की, तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. कल को अगर वो डेट्स का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उनको तो अपना घर भी बेचना पड़ेगा और फिर डेट्स का रीपेमेंट करना पड़ेगा. राइट. अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पार्टनरशिप की. तो 11th क्लास में और 12th क्लास के अकाउंट्स में वेरिएशन क्या है? 11th क्लास में आप पढ़ रहे थे सोल ओनर्स के बारे में, अब आप 12th में पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में. तो जब मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा तो डू यू थिंक कि उसमें एक ही ओनर होगा? नो. कम से कम कितने ओनर्स होने चाहिए? 2.
कम से कम 2 ओनर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उन 2 लोगों के बीच में अकाउंटिंग किस तरह से होगी, हमें वो वाली कहानी यहाँ पे अब समझनी है। और फिर जो इसके एडवांस वर्जन है, हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 बीएसटी में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो वो कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है हम वो भी समझेंगे, तो वो हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल हमारा फोकस किसके ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर है, ठीक है। 11th क्लास का एंड कैसे हुआ था, आपने सीखा था द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या क्या चीजें आई थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। So in class 12th, nobody is going to ask you to prepare a trading and profit and loss account because हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको वो पहले से आता है। अब उसके आगे की कहानी क्या होगी हमें वो समझनी है, ठीक है। तो अब मैं चैप्टर की फॉर्मली यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। मैं आपको थीम समझा रहा हूँ और फिर अपन चीज़ों को करना शुरू करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि हम सब, इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो हम सब एक बिजनेस के पार्टनर्स हैं, राइट। और हमारे बिजनेस ने पहले ही साल में प्रॉफिट्स अर्न कर लिए 5 लाख रुपीस के, ठीक है। कितने अर्न करे, 5 लाख के प्रॉफिट्स। अब केस नंबर 1, इफ आई वॉज द ओनली ओनर, तो ये 5 लाख पूरे पूरे किसको बिलोंग करते, मुझे बिलोंग करते। बट मैं बोल रहा हूँ कि आप सब मेरे साथ यहाँ पे ओनर्स हैं, स्टाफ नहीं है मेरे, तो अब क्या ये 5 लाख रुपए केवल मुझे बिलोंग करेंगे, नहीं, अब ये 5 लाख रुपए मेरे साथ में आप सबको भी बिलोंग करेंगे। तो क्या आपको ऐसी इच्छा नहीं होगी ये जानने की कि 5 लाख का कितना कितना हिस्सा आप लोग के हाथ में आएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है हम मेंटली तो कर नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं ऑन पेपर या इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे से हमारा शेयर अगर इक्वल भी क्यों ना हो, तो भी वो चीज़ मेंटली नहीं हो सकती है, वो हमें कहीं ना कहीं लिखनी पड़ती है। क्योंकि आपको मालूम है कि अकाउंट्स का तो बेसिक टास्क ही क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल जो हमने पढ़ा था उसका पहला स्टेप ही क्या होता है, रिकॉर्डिंग। तो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना जरूरी है और रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो बच्चों, प्रॉफिट्स आपको निकालने को कोई नहीं बोलने वाला, बिकॉज प्रॉफिट तो आपको पहले से निकालना आता है। हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, प्रॉफिट को बांटना कैसे, हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिटवीन द वेरियस पार्टनर्स। यानी अगर हमारे बिजनेस ने 5 लाख रुपया कमाया है, तो 5 लाख रुपया हम सब में कैसे डिवाइड होगा, ये हमें समझना है। तो उसके लिए भी अकाउंट बनना चाहिए। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बना रहे हैं बताओ, किसके लिए बना रहे हैं, टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स या ओनर्स ऑफ द बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट अकाउंट इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसकी शुरुआत किससे होगी, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या हमको वो ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना, वो आपको पहले से बताया जाएगा कि प्रॉफिट्स ये हैं। आपका काम क्या है, उन प्रॉफिट्स को डिवाइड करने का काम है। हैव यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब जब हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा एक पार्टनर के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। बट पार्टनर को इंडिविजुअली भी जानना होता है कि उसने पहले कितना पैसा लगाया और अब उसका पैसा कितना हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं मैंने बिजनेस शुरू करा अकेले ने और मैंने 5 लाख रुपीस लगाए और मेरे बिजनेस ने 5 लाख रुपए और कमा लिए। तो आप मुझे बताओ मेरा टोटल पैसा कितना हो गया, 10 लाख। मैंने शुरुआत करी 5 लाख से, मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो साल के अंत में मेरा शेयर टोटल कितना हो गया, 10 लाख। इस 10 लाख को आप लोग क्या बोलते हैं, बोलो। ये 10 लाख आप टोटल क्या हो गया आपके लिए, अब कैपिटल। ऑफ कोर्स 5 लाख आपने शुरुआत करी, 5 लाख आपने और अर्न करे। तो आपको एक बात तो मालूम है कि क्लास 11th के अंदर जो नेट प्रॉफिट आ रहा था आप किस में ऐड कर रहे थे, कैपिटल में। तो एक फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, था ना ऐसा फॉर्मूला। तो मैंने आपको बोला कि बेटा 5 लाख रुपए से स्टार्ट करा, 5 लाख रुपए और कमाए, तो आपकी कैपिटल अंत में कितनी हो गई, 10 लाख हो गई, ठीक है। तो अब अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो क्या उनको भी जानने की इच्छा नहीं होगी कि उनकी कितनी कितनी कैपिटल हो गई, पहले क्या थे और अभी क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड अकाउंट समझते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कुल मिलाकर इस चैप्टर में कितने अकाउंट समझने? केवल 2 अकाउंट्स। ये पूरा चैप्टर सिर्फ 2 अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से हो गए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों के पर्पस क्या है? व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बिकॉज वी हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है। व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बिकॉज द पार्टनर्स वांट टू नो दैट व्हाट दे हैव एक्चुअली गेन्ड और व्हाट दे हैव एक्चुअली लॉस्ट इन द पार्टनरशिप। गेन कब होगा? जब उनकी कैपिटल पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाए। लॉस कब होगा? जब कम हो जाए। ठीक है। तो ये 2 हमारे इस चैप्टर के पर्पस होंगे। यानी बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले थीम पता होनी चाहिए, करना क्या, चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। इज इट क्लियर ना? ओके, लिखेंगे आप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वर्ड है एप्रोप्रिएशन। इसका सिंपल सा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? या तो प्रॉफिट को या फिर लॉस को। ठीक है। जब भी अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंट का फॉर्मेट होगा। ठीक है। नॉर्मली किसी भी लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बट जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो क्या उसमें कॉलम डेट का आया था? नहीं। क्यों नहीं आया था बताओ? क्योंकि वो ईयर एंड पे बनता है। डेट वाइज तो एंट्री कहाँ कहाँ पे होती है? ओनली जर्नल में और लेजर में, या फिर मैं बोल दूं सब्सिडियरी बुक्स में। ठीक है। बाकी ट्रायल बैलेंस में ईयर एंड पे काम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे, बैलेंस शीट में ईयर एंड पे। इस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो काम कब होना चाहिए? ईयर एंड, यानी डेट कॉलम नहीं आएगा। तो बेटा जिस तरह का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था, सेम वैसा ही फॉर्मेट किसका होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा। राइट। तो हम आप पहले लिखेंगे दिस अकाउंट, this account is prepared for the purpose of distribution of profits or losses between the partners of a firm। ठीक है। ये अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट्स को और लॉसेस को, किसके बीच में? फर्म के पार्टनर्स के बीच में। इसलिए हम इस अकाउंट को बना रहे हैं। ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट, जिससे आपको समझ में आ जाए आज ही कि हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। I will advise all of you to use proper scale, pencil and everything। ठीक है, because it's your board exam। तो आप ये समझो कि जैसा प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में करोगे वैसा प्रेजेंटेशन क्लास में करो। ठीक है ना? तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। कई बच्चों के मन में क्या होता है, सर अभी नहीं, एग्जाम में करेंगे। वो एग्जाम में नहीं होगा, बिलीव मी ऑन दिस पार्ट। वो आपकी हैबिट में आएगा ही नहीं। मेरी क्लास से हैबिट डालना शुरू करो तो एग्जाम में हैबिट बनेगी। एंड एक चीज़ जो आप सब परेशान हुए पूरे क्लास 11th में, वो थी कैलकुलेशंस। बिकॉज यू आर टेंड टू यूजिंग द कैलकुलेटर्स। थोड़ा उनको अवॉइड करना सीखो अब। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों हर अकाउंट में 2 ही रूल होते हैं, एक होता है रूल ऑफ डेबिट, होता है रूल ऑफ क्रेडिट। इफ आई आस्क यू कि इस अकाउंट का नेचर क्या होना चाहिए, तो 3 चीजें मेरे पास में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। व्हाट डू यू थिंक इसका नेचर क्या होना चाहिए?
नॉमिनल। वाई नॉमिनल? प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो ऑफ कोर्स नेचर क्या है, नॉमिनल का नेचर है। अच्छा बोलता हूँ पार्टनर्स कैपिटल, तो नेचर क्या होना चाहिए, पर्सनल, क्योंकि वो तो किसी पर्सन के लिए अकाउंट बनाया। और ऐसे ही बोलता हूँ अकाउंट है बिल्डिंग का, तो वो क्या होना चाहिए, रियल। तो इतना आपको पता ही है कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सन एंड नॉमिनल। तो इसका नेचर क्या है, नॉमिनल। तो बेटा नॉमिनल के रूल्स क्या होंगे, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। वेरी सिंपल ना, ठीक है। मुझे सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचना है हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अकाउंटिंग होती किसकी है, बिजनेस की, ऑफ कोर्स। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नुकसान होगा वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, और जो फायदा होगा वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे बिजनेस ने इस पूरे साल भर में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो ये बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है, तो मतलब किस साइड पर आना चाहिए, क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं इसी बात को आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शुरुआत कौन सी एंट्री से होती थी, ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत आप करते थे। तो इसका मतलब क्या था बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कि फर्म के पास पहले से प्रॉफिट था, इसलिए आपने उसे कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पर लिखा, राइट ना। तो ऐसी कहानी यहाँ पे समझिए कि बिजनेस के पास पहले से प्रॉफिट है, और मजे की बात आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी निकाल कर देंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो प्रॉफिट निकाल कर दें उस पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो वो करेक्शन करने का काम हो सकता है, बट यहाँ पे आपको पूरा P&L बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जिसको भी किसी भी एंट्री में कोई डाउट हो हाथों हाथ पूछ लेना, क्योंकि हम चल रहे हैं बाय कॉन्सेप्ट। आई डोंट वांट कि अब रटना शुरू कर दें, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर में। बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट देगा तो बिजनेस को क्या होगा, नुकसान या फायदा, नुकसान। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है तो बिजनेस को उसमें क्या होना है, नुकसान होना है, तो यानी एंट्री किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। अब बच्चों होता क्या है, प्रॉफिट्स बांटने के अलग अलग नाम बन जाते हैं। अलग अलग नाम का मतलब क्या हुआ, हम लोग 25 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेट अस से 25 पर्सन्स आर इन अ पार्टनरशिप। डू यू थिंक कि 25 पर्सन्स का इक्वल एफर्ट रहेगा, नहीं हो सकता ऐसा। मे बी कुछ दिन जो हैं वो 2-3 लोग ही काम कर पा रहे हैं, कुछ दिन सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिन ऐसा होता है कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, या एक ही आदमी बहुत मेहनत करे जा रहा है और बाकी सिर्फ मजे करे जा रहे हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा। जनरली जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है और जब वो पार्टनरशिप आगे बढ़ना शुरू होती है, आपको मालूम है कॉमन झगड़े क्या होते हैं। हमारे 2 दोस्त पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो शुरू तो कर दिया पहले, आगे जाकर झगड़ा क्या है, बोलते तू तो काम ही नहीं करता, सारा काम तो मैं करता हूँ, कस्टमर्स मैं ढूंढ के लाता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, सुबह मैं आता हूँ, ताला भी मैं ही लगाता हूँ, और तू बैठ के मजे करता है, प्रॉफिट लेके जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा। और ये आपने सुना होगा, काफ़ी मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि जनरली जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती हैं चलती बढ़िया है, फिर वो ख़त्म बेकार तरीके से ही होती है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह डायरेक्टली ना बांटकर अलग अलग तरीके से बांटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 बच्चों ने पार्टनरशिप कर ली, आकाश ने और तिलक ने, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि हमारे बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो हम आधा आधा बांट लेंगे। 5 लाख के प्रॉफिट हो गए, 2.5 लाख आकाश ने ले लिए, 2.5 लाख तिलक ने ले लिए। बिजनेस का पहला ईयर था, कोई दुख किसी को भी नहीं था, ठीक है, हम 2.5 लाख रुपए लेके चले गए। बट तिलक को अंदर से हुआ कि यार ने बहुत एफर्ट डाला था, आकाश तो बहुत टाइम आ ही नहीं पाता था बिजनेस के अंदर, कह रहा था कि डिस्टेंस बहुत है, या अभी घर में कुछ काम है, या घर में कोई है नहीं तो घर पे रुको।
ज़्यादा मेहनत मैंने करी, फिर भी आकाश जो है वो कितना पैसा लेके चला गया, 2.5 चला गया, उसको कम चाहिए था। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम ये चाहें कि आकाश और तिलक की पार्टनरशिप लंबे समय तक चलती रहे, तो इसको बदलने का तरीका क्या हो सकता है? क्या करें हम ऐसा कि तिलक राजी हो जाए? तिलक का शेयर बढ़ा दो। वेरी गुड, अ गुड आंसर। तो शेयर कैसे बढ़ाया जाए? हम ये बोलेंगे, देखो पहला तरीका तो क्या, आप सिंपल सा बोल दोगे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दो। अभी रेशो क्या है, आधा आधा। तो एक काम करते हैं, तिलक को अपन 60 देते हैं और आकाश को अपन 40 दे देते हैं। इजी, ठीक है। ऐसा नहीं, ये नहीं चाहिए, इतना सिंपल वे नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है अपने को। तो भाई सजेशन ये दिया गया, आकाश ने बोला कि चल ठीक है मैं नहीं आता, तू ज्यादा आता है काम करने, तो कोई बात है सैलरी ले ले, ठीक है ना। आपको लग रहा है सर पार्टनर है सैलरी मिल रहा है, अरे तो क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है, तो वो उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बदले क्या ले सकता है, सैलरी ले सकता है। कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मेहनत करके कस्टमर्स बहुत सारे लेकर आता है, तो उसके बदले वो बोनस भी ले सकता है, कमीशन भी ले सकता है, डिपेंड्स। यानी आपको ये समझना है बेटा कि प्रॉफिट को बांटना है अगर, तो प्रॉफिट के नाम से बांटना जरूरी नहीं है, अलग अलग नाम से भी बांट सकते हैं। यानी पहले हमने क्या करा, 5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। आकाश को भी मालूम है कि तिलक ने बड़ी मेहनत करी थी, तो एक काम करो उसको 50,000 तो सैलरी पे कर दो। तो 50,000 का एक्सक्लूसिव शेयर किसका हो गया, तिलक का। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बचे, 4,50,000, वो आधा आधा बांट लो। तब तिलक को भी दुख नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको दो चीजें मिली, एक तो प्योर प्रॉफिट मिला और एक क्या मिला, सैलरी का हिस्सा मिल गया। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, आकाश ने और तिलक ने इस बिजनेस के अंदर 10-10 लाख रुपीज लगा रखे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इतना आप सबको मालूम है बच्चों कि हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, बोलो हाँ या ना, होती है। अच्छा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट यूज, वेरी गुड। यानी अगर आज मैं आपको यहाँ पर आकर पढ़ा रहा हूँ, आपका बैच ले रहा हूँ, तो मेरी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है, है। मे बी मैं आपको अगर शायद ना पढ़ाता तो मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता, तो वहां पे जो मैं कमा लेता वो मेरे क्या होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मे बी मैं किसी कॉलेज में लेक्चर ले रहा होता, तो अगेन वो मेरी क्या बन जाती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मे बी मैं एक यूट्यूबर बन जाता और उसके केवल वहीं पढ़ाता, तो अगेन वो मेरी क्या होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अगर इन दो लोगों ने बिजनेस में 10-10 लाख रुपीज लगाए हैं, तो क्या उसकी कॉस्ट है या नहीं है, है। ठीक है, अब इनसे ही पूछते हैं, मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए में बिजनेस नहीं करते, तो आप उसके क्या यूज ले सकते थे, कहीं और से पैसा कमा लेते, कैसे कमाते पैसा, बिजनेस नहीं करना, और तरीका बताओ। वेरी गुड, कहीं पे इन्वेस्ट कर लेते, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, एकदम हॉट चीज है। ठीक है, कहीं पे कोई जमीन देख ली, 10 लाख रुपए की जमीन आ रही है, पैसा डाला, मालूम चला कि अगले साल वहां ब्रिज बन गया, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल आ गया, और जो जमीन 10 लाख रुपए की थी 50 लाख की हो गई, शानदार प्रॉफिट। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में ना करके शेयर्स में कर देते, मालूम चला आज आपने एक कंपनी का शेयर परचेज करा, वो 5 दिन में रातों रात डबल ट्रिपल हो गया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको हो गया। अच्छा, ये भी नहीं करना, आपने किसी को लोन दे दिया, उस आपने क्या ऑन कर लिया, इंटरेस्ट। सबसे आसान काम, कुछ भी नहीं करना, खाली बैठना है, बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करा दो, उससे भी क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। यानी आज के टाइम पे अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करा देते हो, तो 7% आपको बैंक पे करने को तैयार है यार। मतलब अगर मैं कुछ भी ना करूं, फालतू बैठा रहूं, और अगर पैसा मेरे पास में है जाकर बैंक को दे दो, तो बैंक मुझे हर महीने कितना पे कर देगा, 7%। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं है ना। तो ऐसे ही भाई अगर ये दोनों बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं 10-10 लाख रुपीज, तो इनके पैसे की कॉस्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बेटा ये जो कॉस्ट है किससे रिकवर करेंगे, बिजनेस से। आपको मैंने एक बात समझाई थी क्लास 11 के अंदर भी, दोबारा से बोलता हूँ, ओनर बिजनेस को कभी अपना नहीं मानता, पराया मानता है। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है ना। बट लीगल पर्पज से ही पराये नहीं होते, ये एक साथ ही होते हैं, अकाउंटिंग के पर्पज से। ठीक है, बिजनेस ओनर ये नहीं बोलता कि मैं तेरा घर वाला हूँ,
वो क्या बोलते हैं, मैं तेरा बाहर वाला हूँ, यानी मैं भी तेरा क्रेडिटर ही हूँ। तेरे को अगर मैंने पैसा दिया है तो वरदान नहीं है, वो उधार है। तभी तो कैपिटल कहाँ पे आती है, लाइबिलिटी साइड में आती है। कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों आती है, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि बिजनेस को फिर से कैपिटल रीपे करनी है, अपने पास नहीं रखने की है। मेरा बात समझ में आया आप लोग को? तो बेटा इसलिए ओनर इसके बदले क्या मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये दोनों अपने बिजनेस से उठा रहे हैं तो किस में से उठा रहे हैं, प्रॉफिट में से उठा रहे हैं। तो अगेन प्रॉफिट को बांटने का एक और नाम क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको मैंने पहला नाम क्या सिखाया था, सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कौन मांगता है, बिजनेस मांगता है, किससे, ओनर से। तो वो बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, इनकम, इनकम नॉट एक्सपेंस। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर को, तो उसके लिए तो क्या है, एक्सपेंस। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको पे कर रहा है, ओनर पे कर रहा है, किसको, तो उसके लिए तो क्या बन गया, इनकम बन गया। और हम ये जो अकाउंटिंग है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखें इनको अपन, ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों ए एंड बी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बिजनेस के दो पार्टनर्स हैं। तो ए ने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, बी ने कितना दिया, उसको मैंने यहाँ पे अंदर वाले कॉलम में लिखा और इनको ऐड करके फिर मैं बाहर वाले कॉलम में भी लिख दूंगा। ऑलराइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऑपोजिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को पे करना है तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी। ध्यान रखना, आपको बहुत लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, तो आई वुड वांट कि आप लोग भी इतना लॉजिकली इसको समझें, ठीक है, रटना नहीं है किसी को भी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आया है, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आया। ओके, ऐसे ही मैंने डेबिट में यहाँ पे लिखा टू सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन, किसी भी नाम से जो भी आपने पेमेंट करा उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए। तो अगेन मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड बी, इनके इंडिविजुअल अमाउंट आ गए और टोटल अमाउंट आ गए। राइट, क्या यहाँ तक हमें रटने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं। हमें केवल ये तो समझना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनकम है और क्या है एक्सपेंस है। अच्छा, मजे की बात क्या थी अब समझो, क्लास 11th में तो इनकम और एक्सपेंस की लिस्ट बहुत ही लंबी थी एंड आपका उसको याद करना पॉसिबल भी नहीं था। आप खुद ही अपना मेंटल फ्रेम यूज करते थे कि अच्छा ये लिखा है सैलरी तो कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये लिखा है वेज तो कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में। लिखा है डेप्रिसिएशन तो कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट सोचो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा ये अभी 3 आइटम आपने लिखे हैं और एक आइटम और आएगा, उसके अलावा कोई 5वां आइटम आएगा ही नहीं, तो इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है। मतलब क्लास 12th के पहले चैप्टर के अंदर पहले ही अकाउंट में केवल 5 आइटम, कोई छठा आइटम आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो फिर अब मुझे बताओ कि आपकी परेशानी दूर हो गई। अगर आपको यही मालूम है कि मुझे अकाउंट में एंट्री डालनी कौन सी है, तो तकलीफ क्या होगी, अमाउंट निकालने की। वो सीखेंगे अपन फिर कल से अमाउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आज का मेरा पर्पस था समझाना कि क्या क्या एंट्रीज आती हैं। अब कल से फिर हम क्या करेंगे, हर एक पे वर्कआउट करेंगे। यानी हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर धीमे धीमे अपन सैलरी वगैरह समझेंगे और फिर अपन प्रॉफिट को बांटना सीख लेंगे, बस दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। सिस्टम आपको पता होना चाहिए करना क्या है मैं एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ जी, अब ये हुआ बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे रफ फिगर्स लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको बता रहा हूँ पहले से, बट आपको लिखना नहीं है ये। मान लेते हैं ये था 5 लाख, ये था 1 लाख। तो बच्चों फर्म ने 5 लाख रुपीज तो खुद से कमाए, 1 लाख रुपीज पार्टनर से मांग लिए।
तो फर्म के पास टोटल अमाउंट कितना आ गया 6 लाख। इस 6 लाख का डिविजन करना है, तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 4 लाख का और सैलरी बोनस कमीशन मिल गया 1 लाख का। तो अब हाथ में और कितना बचा 1 लाख। वो 1 लाख क्या है प्योर प्रॉफिट, सारे खर्चे निकालने के बाद प्योर प्रॉफिट कितना है 1 लाख। तो टेक्निकली ये 1 लाख किसको बिलोंग करता है अब ए और बी को। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके बिजनेस ने 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है तो क्या ये जरूरी है कि आप पूरा का पूरा 1 लाख का प्रॉफिट खुद के अकाउंट में डाल लें? कुछ वापस भी तो रख सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएसटी पढ़ी हुई है, ढंग से पढ़ी हुई है, वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग्स, वेरी गुड। ये रिटेन्ड अर्निंग्स को अपन क्या बोलते हैं रिजर्व्स। अच्छा एक चैप्टर भी आया था 11 में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन। क्या फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ प्रॉफिट्स को अपने पास में रिटेन कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं रिजर्व। तो हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट और बच गया ये सारे खर्चे निकालने के बाद में, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सारा का सारा प्रॉफिट घर पे लेके जाएं। हम कुछ प्रॉफिट बिजनेस में भी छोड़ सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं रिजर्व। अब मुझे बताओ फर्म ने रिजर्व क्रिएट करा तो फर्म के लिए क्या बन गया खर्चा, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट इनडायरेक्टली क्या हो गए कम हो गए। पहले फर्म के हाथ में थे, अब वो फर्म के हाथ से कहाँ चले गए रिजर्व में चले गए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया 40,000 का, तो हमारे पास 1 लाख का बैलेंस था, 40,000 कहाँ गए रिजर्व में। अब कितने रिमेनिंग है 60,000, वो पार्टनर से बांट दीजिए। अब जो भी इनके बीच का रेशो है, फॉर एग्जाम्पल रेशो है 1:1 का, मतलब आधा आधा, तो ए के हाथ में कितना आएगा 30,000 और बी के हाथ में कितना आएगा 30,000। तो हमारी आखिरी वो क्या होगी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। एंड बी, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी, इनके इंडिविजुअल अमाउंट डाले और मेन अमाउंट बाहर आ गया। और जैसा आपको मालूम है कि अपन लास्ट में अकाउंट का टोटल करते हैं और दोनों तरफ टैली करते हैं। तो बच्चों ये है आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अकाउंट। टोटल मिलाकर हमने कितनी एंट्रीज करी, डेबिट में 4 और क्रेडिट में 2, 6 एंट्रीज, कोई भी 7वीं एंट्री नहीं आएगी बस। अब आप इसको ये कह दो कि मैं आपको रटवा रहा हूँ तो वो एक अलग बात है, बट मैंने आपको सब कुछ लॉजिकली कराया है। हाँ ये आपको मैंने अश्योरेंस दे दिया कि इन 6 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आपको उसको जैसे ट्रीट करना है वैसे ट्रीट कर लो, ठीक है। बट हमने यहाँ पे लॉजिक भी कवर करा और साथ में हमने याद भी कर लिया कि हमें इन्हीं पे फोकस करना है, राइट। और अब जो हम कल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो इन्हीं के डिविजन्स होंगे, यानी अपन टॉपिक बाय टॉपिक पहले समझेंगे। जैसे कि अब आपको ये तो मालूम चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनेगी, बट आपको अगली बात अब क्या समझनी है, इसका अमाउंट कैसे निकाला जाए, तो आपको मैं वो सिखाऊंगा। फिर एंट्री कब बनेगी और कब नहीं बनेगी ये सिखाऊंगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं, बिजनेस लॉस में आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर आपका बिजनेस लॉस में है और आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो बिजनेस को और नुकसान होगा कि फायदा होगा, और नुकसान होगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको मैंने ये बोला कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग है, बट जरा खुद पर लेकर देखो इस बात को। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस 5 लाख के प्रॉफिट में नहीं 5 लाख के घाटे में है, और आप उस बिजनेस से और इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो आपका घाटा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। क्या आप चाहोगे ऐसा, नहीं चाहोगे, तो वहां पे अपन एंट्री नहीं बनाएंगे। तो अब ये एंट्री कब बनेगी कब नहीं बनेगी, बनेगी तो कौन से अमाउंट से बनेगी, ये सब बातें हम फर्दर समझें, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को भी नो, ठीक है। तो इस क्लास को तो अभी एंड कर रहा हूँ अकाउंट्स की, और नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स बिगिन कर रहे हैं।